नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पात्रता के विषय में। पात्रता में करप्शन क्या होते हैं, भ्रष्टाचार क्या है और पात्रता क्यों नहीं की जाती, पात्रता के लिए समय क्या निर्धारित किए गए, पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो तो आप देखिए पूरा, ताकि आप समझ सकें कि आज यहाँ पे चल क्या रहा है। आज यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी हमारे बहुत से दर्शकों का फ़ोन आता है और मोस्टली ऐसे दर्शक ज़्यादा हैं जिसके अंदर ये कहते हैं कि भाई एनेक्सर 2 के बाद हमने ख़रीदा कि सर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि एनेक्सर 2 के बाद अगर जिसने भी झोपड़ी खरीदी है तो दोस्तों उसके सामने एक ही रास्ता है, इंतज़ार। कब तक? जब तक कि सरकार का कोई भी अध्यादेश नहीं आता है इस विषय में, तब तक हम आपको कोई भी गाइडेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको वही गाइडेंस करते हैं जो सरकार के नियम्स है, सरकार के रूल्स हैं, सरकार का कानून है। और जब सरकार ने कोई कानून बताया ही नहीं इस बारे में कैसे करे क्या करे, तो हम आपको इस बारे में नहीं बता सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम कानून से अलग नहीं हैं, कानून हम पे भी लागू होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पात्रता, एक्चुअली पात्रता है क्या। पहले ये समझते पात्रता है क्या। दोस्तों, पात्रता, आप, हमारे जो घर होते हैं जिसमें हम रहते हैं, उस घरों की पात्रता है। घरों की पात्रता है कि उस घरों का जो क्राइटेरिया है वो घर कब से है, ये चीज़ देखा जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई घर कब से है? तो वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स, जो व्यक्ति रहता है उसके डॉक्यूमेंट्स ये सिद्ध करते हैं कि ये घर कब से है। पहले जो डेटम लाइन थी 2000 सॉरी 1195 की थी, उसको 2015 में 11/2000 की डेटम लाइन लेके आई गई। अब 11/2000 के पहले से जो लोग भी घर में रहते हैं या उस घर का डॉक्यूमेंट ये शो करता है कि 11/2000 के पहले से रहते हैं, तो वो झोपड़ी धारक पात्र माने जाएंगे। और यदि किसी ने 2000 के बाद ख़रीदा है लेकिन झोपड़ी 2000 के पहले की है और पहले जो झोपड़ी धारक उसमें वास्तव भी करता था, उस झोपड़ी धारक का डॉक्यूमेंट अगर 2001 के पहले हैं और आपने झोपड़ी खरीदी है उसके बाद, तो आपको वहाँ पे 40,000 का ट्रांसफ़र चार्ज आएगा रेसिडेंस के लिए और 60,000 रुपया कॉमर्शियल के लिए। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ एनेक्शल 2 के पहले जब आपके यहाँ सर्वे होगा, उस सर्वे के पहले अगर आपने झोपड़ी खरीदा है, भले सर्वे 2024 में हो रहा है, लेकिन सर्वे के 1 महीने 15 दिन पहले भी आपने झोपड़ी खरीदी है, आपके लाइट बिल ट्रांसफ़र हो चुके हैं और सर्वे में आप वहाँ पे आए हैं, आपका नाम एनेक्शल 2 में दर्ज हो गया है, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको वहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस है, जैसे मैंने बताया 40,000 कॉमर्शियल रेसिडेंस, 60,000 रुपये कॉमर्शियल, ये भर के आपका ट्रांसफ़र होके आपकी पात्रता निश्चित की जाएगी, वो रेगुलर पात्रता में आएंगे। तो दोस्तों, ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती कि झोपड़े बहुत पुराने हैं, झोपड़े बहुत पुराने हैं, लेकिन जो झोपड़ी धारक उसमें रहता था उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। लाइट बिल तो चलिए 90 के पहले तो लाइट बिल तो बहुतों के पास नहीं होगी कि उस समय BSCS तो जल्दी लाइट मीटर देते ही नहीं थे। लेकिन जैसे वोटिंग का कार्ड हो गया, आपके सर्वे पावती हो गई, जो गणना होती है, गणना की पावती है, तो ये सिद्ध होता है कि झोपड़ी पहले की है।
अगर वो भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास अगर 2000 के बाद के डॉक्यूमेंट है तो आपको 16/5/2018 का जीआर के तहत सशुल्क पात्रता होगी। भले वो मकान कभी का भी हो, 100 साल पुराना हो, लेकिन उस मकान पे डॉक्यूमेंट कब के हैं। तकलीफ क्या होती है दोस्तों, बहुत लोगों का मुझे फ़ोन आते हैं और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी पहले बताया हूँ कि एक्चुअल पोजीशन और फिजिकल पोजीशंस के बारे में समझाया हूँ मैं। और दोस्तों, न्यायालय ने बहुत बार समझाया है कि आपने अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो मात्र खरीदने से ही संपत्ति पे आपका अधिकार नहीं हो जाता है, जब तक कि उस संपत्ति के दस्तावेजों पे आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब मेरे यहाँ पे बहुत लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमने पहले ख़रीदा था लेकिन हमने ट्रांसफ़र नहीं करा है, कोई कारण से, उनका कारण वो जाने, लेकिन ये चीज़ होती है कि ट्रांसफ़र नहीं करा है तो उसके अंदर उन लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से आपको, आप उस झोपड़ी में हैं तो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो आपने जिससे ख़रीदा है उसके डॉक्यूमेंट की कंटिन्यूटी होनी चाहिए टिल डेट तक का, क्योंकि सरकार ने ये भी बताया है कि 1 साल का रिसेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि यदि आप कोई घर खरीद लेते, आपने छोड़ दिया, आपने वहाँ लाइट बिल ट्रांसफ़र नहीं किया या लाइट बिल लगाया नहीं, वहाँ पे वोटिंग में आपका नाम नहीं है, राशन कार्ड नहीं या कुछ भी नहीं, तो आपका वहाँ पे फिजिकल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन नहीं है। सिर्फ आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो आपकी पात्रता की कैटेगरी में नहीं आएगी। दोस्तों, इस चीज़ को समझिए आप, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, ये कुछ कोई बताता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस चैनल के पहले कभी किसी ने समझाया हो इस तरफ से कि प्रॉपर्टी का कब्जा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये मैं सरल और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, आगे के लिए सचेत हो जाए कि भविष्य में अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो खरीदने के बाद सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी की जो भी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करवाइए। जैसे आपने घर खरीदा, पिछले वाले का जो झोपड़ीधारक था उसका लाइट बिल का नाम आपके नाम पे करवाइए, वोटिंग लिस्ट में उसका नाम कटवा के अपना नाम वहाँ पे दर्ज करवाइए, आपका कहीं और नाम था तो वहाँ के कटवा के लाके आप यहाँ पे करवाइए। ये जो चीज़ें आपको करनी है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड की तो चलो वैल्यू है ही नहीं, कि राशन कार्ड तो सिर्फ अनाज के लिए दी गई है, और आपको मेन वैल्यू लाइट बिल, एक आपका वोटिंग, और तीसरा आपका सर्वे पावती है। तो इस चीज़ों को आपको संभाल के रखना है, ये चीज़ करना है। अब ये हो गया पात्रता के डॉक्यूमेंट के विषय में, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे मैंने बता दिया कि देखिए 2000 के पहले के हैं तो पहले वालों के डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट, अगर आप ही एक 2000 के पहले से रखते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट है एक 2000 के पहले के एक डॉक्यूमेंट लगेंगे और रिसेंट का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी एक लाइट बिल हो गया, एक वोटिंग का हो गया, और रिसेंट को इलेक्शन बिल का आप दे दोगे, इलेक्ट्रिक बिल का, तो आपकी पात्रता इस पर हो जाएगी। सर्वे पावती अगर आपके पास है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में तो वो लगाइए। सर्वे पावती का तो मैंने इतिहास समझा दिया, उससे बार बार बोल के मतलब नहीं है, और इस चीज़ पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो पहुंचे सरकार तक और इसके ऊपर कोई निकाले कि इसकी पावतियाँ जा कहाँ रही हैं, तो वो अलग मुद्दा है। हम पहले इस मुद्दे पे आते हैं। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट पुटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके 2 या 3 डॉक्यूमेंट आपको प्रूव कर देंगे कि आपकी झोपड़ी कब की। आपको, मैंने बहुतों को देखा हूँ, ये मोटी मोटी फाइल बनाते हैं, उसमें आपका राशन कार्ड से लेके आपका डॉक्टर का सर्टिफिकेट से लेके दुनिया भर के सब डाल देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर वगैरह का कहाँ लगता है कि जैसे अभी मान लीजिए कि भाई मेरे पिताजी का रूम है, अब मेरे पिताजी से ट्रांसफ़र करना है मेरी मम्मी के नाम पे, तो मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और मम्मी के पिताजी के डॉक्यूमेंट रहेंगे तो भी चलेगा। ऐसे जरूरी है कि मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र करना ही है, मम्मी के नाम पे ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आपने लाइट बिल ट्रांसफ़र कराया है तो भी ठीक है, नहीं कराया तो भी ठीक है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ नॉमिनी होते हैं। मैंने समझा चुका हूँ पहले ही SRA के रूल के हिसाब से, तो वहाँ पे वो चीज़ लगती है। अगर आप खुद हैं 2000 के पहले, तो आपको वहाँ पे कोई ये चीज़ देने की ज़रूरत नहीं। जितना कम डॉक्यूमेंट रखेंगे उतने आपकी पात्रता अच्छी होगी। क्योंकि जो अधिकारी चेक करेगा तो वो चेक करेगा भैया आपका लाइट बिल कभी ये वेरीफाई किया भाई आपका लाइट बिल 2000 के पहले का है, अब आपकी वोटिंग में है, ये नंबर पे इनका नाम है, रिसेंट में आपकी लाइट बिल कंटिन्यूटी है, वहाँ से रिपोर्ट आ गई, आपकी पात्रता क्लियर है, उसको कोई नहीं काट सकता है। अब ये चीज़ हो गई। 2000 के बाद का मैंने बता दिया, 2000 के बाद का लाइट बिल है, वोटिंग का है, तो आपका सशुल्क में पात्रता होगी, लेकिन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल नहीं होगी। अब दोस्तों आइए बात करते करप्शन क्या है। अब करप्शन ये है कि दोस्तों जो जोड़ पत्र 3 और 4, ये जोड़ पत्र 3 और 4 क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। लोगों को समझ भी नहीं आता, कहीं कहीं बायोमेट्रिक होता है तो ये लेके जाते हैं, तो कोई बोलता है अरे बिल्डर के डॉक्यूमेंट है, तो कोई बोलता है ये इसके डॉक्यूमेंट है। भाई ये बिल्डर के इनके डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जोड़ पत्र 3 या 4, ये जो 16/5/2015 का GR है, उसमें जोड़ पत्र 3 और 4 दिया गया है और ये नेट पे उपलब्ध है, आप नेट से ले सकते हैं। और फिर एक 16/5/2018 का है जो ससुल के लिए। ये दो जोड़ पत्र 3 और जोड़ पत्र 4 ये भरे जाते हैं पात्रता के लिए। इसके अंदर जोड़ पत्र 3 आता है, जोड़ पत्र 4, जोड़ पत्र 5, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। अब दोस्तों जोड़ पत्र 3 और जोड़ पत्र 4 क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसका अगर मेरा रूम 2001 के पहले का है, मैं खुद आज भी वहीं पे रह रहा हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंट है 2000 के पहले के, तो मुझे जोड़ पत्र 4 नहीं भरना है। ये आप ध्यान रख लीजिए, मुझे सिर्फ जोड़ पत्र 3 भरना है, जोड़ पत्र 5 की कॉपी लगाना है, जोड़ पत्र 5 में कुछ नहीं भरना है, ऑफिशियल है। वो जो भी अधिकारी वहाँ पे जो सर्वेयर होते हैं या जो रेंट कलेक्टर होते हैं BMC में, वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसका जो भी सेरा रिमार्क्स है उस पर लिखेंगे और वो चीज़ पुटअप करेंगे कंप्टेंट अथॉरिटी के सामने। तो उनकी ऑफिशियल कॉपी, उस पर कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपको जोड़ पत्र 3, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। अब प्रपत्र अ में ये डिक्लेरेशन आप देते हो कि झोपड़पट्टी क्षेत्र में आपकी पत्नी या 18 साल के छोटे बच्चों के नाम पे कोई भी मकान नहीं है, ये आप डिक्लेरेशन देते हैं। और प्रपत्र ब ये देता का, ये आप डिक्लेयर दे रहे हो, सेल्फ अटेस्टिंग दे रहे हो कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके दे रहे हो उस पर अगर कल कोई भी विवाद खड़ा होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी, ना किसी और। तो दोस्तों प्रपत्र अ में मैंने समझाया, प्रपत्र अ और ब में जो आप डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हो, तो आप सेल्फ अटेस्टमेंट दे रहे हो कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके दिया है वो आपके हिसाब से बराबर है, और उसमें जो भी अगर कोई भी बनावटी निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये इतने डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं। अब जोड़पत्र 4 वो व्यक्ति भरेगा, जैसे मैंने 2001 में झोपड़े खरीदे। अब मेरे झोपड़े मैंने जिससे खरीदे उनके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के हैं, तो मैं वहाँ पे जोड़पत्र 3, जोड़पत्र 4 और जोड़पत्र 5 भरूँगा और उसके अंदर अपना डिटेल्स दूंगा। डॉक्यूमेंट्स मैं पहले वालों को लगाऊंगा कि मेरे जो पहले जो झोपड़ी धारक थे वो उनका लाइट बिल, उनका वोटिंग का और उनका और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो सर्वे पावती अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप उनका जो भी आपका लेन देन हुआ है कंसिडरेशन, उसकी कॉपी लगाएंगे। सेल डीड जो भी आपकी बनी हुई है वो लगाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लगाएंगे, लाइट बिल जो आपने ट्रांसफ़र कराए हैं, और आपका जो इलेक्शन में आपने नाम चेंज किया वो। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, जोड़पत्र 3, 4, 5 और प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। ये ट्रांसफ़र वालों के लिए है जिन्होंने 2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है, एनेक्सर के पहले। अब सशुल्क में जब आता है तो सशुल्क में आपको जोड़पत्र 3, 4 और 5
प्रपत्र और प्रपत्र बॉन्ड, लेकिन उसमें आपको जोड़ पत्र जो भी होगा वो 2018 का होना चाहिए। इस पर आपका ध्यान रखना चाहिए कि 2018 का जो GR है उसके हिसाब से तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी। अब ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये चीज़ के अंदर ये चीज़ दी हुई है कि भाई इसकी जो भी पात्रता है 1 महीना में सुनिश्चित की जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि जब आप पात्रता के लिए डालते हो तो आपको कम से कम 2 महीना तो पता ही चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट गए कहाँ। अब उसके लिए करना क्या है दोस्तों? उसके लिए करना है कि जब आपने डॉक्यूमेंट डाले, पुटअप किए डिपार्टमेंट को, अब 1 हफ्ते के बाद आपको फॉलोअप करना है। पहले तो जहाँ पे आपने डिस्पैच किया है वहाँ पे जाके आपको मूवमेंट लेना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट किसके पास गया है। वो बताएंगे कि फलाना अधिकारी को ये डेट को हमने भेजा, वो रिमार्क आपके उस पर देंगे। उस अधिकारी के पास पहुँचना है कि सर ये मैंने पुटअप किया हो पात्रता के लिए, इसके विषय में समझाइए मुझे। तो बताएंगे भाई मैं कॉपी निकालता हूँ, आप 1 हफ्ते बाद आइए, 4 हफ्ते बाद आइए। लेकिन दोस्तों आपका काम है, आप हफ्ते में 2 दिन वहाँ पहुँचिए, 2 दिन नहीं तो 1 दिन पहुँचिए, अधिकारी को पूछिए। आप अधिकारी को ये मत बोलिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरी फ़ाइल निकालिए, सर मेरी फ़ाइल देखिए, सर मेरी फ़ाइल देखिए। आप उनके पीछे पड़ जाइए। दोस्तों होता क्या है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एजेंट होते हैं और ये कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर एजेंटों की भरमार है। जो वहाँ पे जो अधिकारी है फाइल पेंडिंग करके रखते हैं, बाहर आपको एजेंट मिलेंगे, भाई क्या मैटर है, ये मैटर है, भाई इतना पैसा लगेगा, आपको करवा के देते हैं और वो चीज़ में आपको पैसे लूटे जाते हैं। वहाँ पे पैसे लूटे जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है तो आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। अन्यथा यही करप्शन चल रहे हैं वहाँ पे कि आपने अगर फाइल डाला है उस फाइल पे कोई गौर नहीं आती। अगर किसी एजेंट के थ्रू फाइल आती है 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर के अंदर उनकी पात्रता सुनिश्चित हो जाती है। भले उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट कम भी हो तो भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। ये हमने देखा है और हमारे पास भी ऐसे मैटर्स आए हैं जिसके विषय में हमारी लड़ाई भी चालू है। तो दोस्तों आपको समझना है कि आपकी जो लड़ाई है वो आपके अधिकारों की है, तो आपको वहाँ जाना है। आप 2-4 लाख 5 लाख खर्चा करने से आप फुल सेल्फ डिपेंडेंट बनिए ना। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आपकी पात्रता 100% वो अधिकारी करेगा। सिर्फ आप पीछे पड़िए, हफ्ते में 2 बार 3 बार पहुँच ही रहिए। वो अगर बोले कि भाई मैं नहीं करूँगा तो उनके ऊपर के अधिकारी को मिलिए, जो भी तहसीलदार है उनको मिलिए कि सर मैडम जो भी है कि भाई मैंने डाला हूँ तो भाई यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मुझे तो रिप्लाई तो दीजिए। आपने मेरी फाइल यहाँ पेंडिंग क्यों रखा है, आप मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे दीजिए तो मैं आगे चलूँ 35 में अपील फाइल करूँ। अब ये क्या करेंगे, ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जब आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो इनको ऑर्डर निकालने में तकलीफ होगी, इनको तकलीफ होगी। इसके लिए आप वहाँ पे सिर्फ एक ही बात कीजिए कि सर आप ऑर्डर दीजिए मैं आगे चलता हूँ, बाकी कुछ नहीं बोलना है। वो नहीं करे कंप्लेंट अथॉरिटी को मिलिए, उनसे भी वही बात कीजिए कि सर मेरी फाइल पेंडिंग क्यों, इतने दिन हो गए, आप ऑर्डर कीजिए ना। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे पात्र कीजिए, आप जो है मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं मेरे पास रेमेडी है, मैं आगे जाता हूँ ना। तो ये आपको करना है दोस्तों, ये करना है आपको। अगर ये आप नहीं करेंगे तो समझ लीजिए फिर आपके सामने रास्ता एक ही है कि आपको किसी एजेंट को पकड़ना है, 2-5 लाख रुपया खर्चा करना है, उसके बाद आपकी पात्रता सुनिश्चित होगी या नहीं होगी ये आपके ऊपर है। लेकिन आपका अपना काम आप खुद करेंगे तो 100% होगा। आपके लिए दोस्तों कोई दूसरा नहीं आएगा काम करने के लिए, आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कैसे करना है। आप बोलते हो ना लोगों को सर वो अधिकारी साहब की पहचान है क्या, सर वो अधिकारी साहब की पहचान है, कैसे होती पहचान?
आप मुझे बताइए कैसी होती है पहचान? पहचान ऐसे होती कि जब आप हफ्ते में 2 दिन पहुंचेंगे ना, उस अधिकारी से बार बार हफ्ते में 2 बार आपकी मुलाकात होगी, भले हो 5 मिनट के लिए मिलो, लेकिन जब मुलाकात होगी धीरे धीरे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। वो अधिकारी दूर से देख के आपको पहचान जाएगा। और आपको खाली रिक्वेस्ट करना है, आपको वहाँ कोई धांधली नहीं करना है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, उनके पास भी काम होता है, आप रिक्वेस्ट कीजिए। और दिखना वो अधिकारी एक दिन खुद बोलेंगे अरे भाई ये रोज आते, इनका क्या है, फाइल निकालो, मैटर ख़त्म करो। आपकी पात्रता होगी, 100% होगी। आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं सिर्फ फेस वैल्यू से। लेकिन आपको भी समय निकालना पड़ेगा सर। अगर आप किसी और के भरोसे बैठे बोले वो आदमी मेरा काम करके देगा, तो नहीं होता है सर। ये काम आपको करना पड़ेगा, खुद एक्टिव होना पड़ेगा। और जब आपका काम हो गया तो आप यही एडवाइस दूसरे को देंगे कि भैया ऐसे ऐसे करो, काम हो जाएगा। क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसी हवा में तीर मार नहीं रहा। हम भी कोई स्पेशल नहीं है, हम भी झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं। ठीक है, अधिकारी पहचानते ना हमको, क्यों पहचानते हैं? आज हमारा काम रहे चाहे नहीं रहे, हम जब इशारे जाते हैं ना, या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो एक डिपार्टमेंट में मिलना है ना, तो बगल का डिपार्टमेंट में हमारा काम नहीं रहेगा, फिर भी हम जाके उस अधिकारी से मिल के आते हैं। सर क्या चल रहा है, आगे कहाँ प्रोग्रेस है, क्या हुआ। कारण ये फेस वैल्यू बनाने का, अन्यथा आपको कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा। तो फेस वैल्यू आपके जो एरिया में कॉरपोरेटर है, एमएलएज हैं, या जो भी हैं, उनके यहाँ पे कभी मीटिंग्स होती है ना, तो वहाँ पे देखिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं। लेकिन एमपी एमएलए नगर से किसको पहचानते हैं? सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो उनके खास लोग हैं उनको पहचानते हैं, बाकी पब्लिक को पहचानते नहीं पहचानते हैं। लेकिन बाकी पब्लिक में इक्का दुक्का लोग बराबर उनकी नज़र जाती, भाई इनको ये। कारण क्या? जब भी ये मीटिंग हो ना, आप वहाँ पे बैठ एक सवाल कीजिए, हर मीटिंग में एक सवाल कीजिए। एक मीटिंग गई, 2 मीटिंग गई, 3, चौथी मीटिंग में वो आपको खुद आवाज़ देंगे, अरे भाई साहब आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? मतलब उस दिन समझ लीजिए वो आपको पहचान गए, फेस वैल्यू हो गई, आपको नाम से जान रहे हैं। तो ये तरीका है, ये तरीका है काम कराने का। यह लड़ाई झगड़े के करने कोई काम नहीं होती कि मैं जाऊँ ऑफिसर को बोलूँ आपने क्यों नहीं किया, आपकी ड्यूटी थी। नहीं, ये आप नहीं बोल सकते। अगर अधिकारी ने काम नहीं किया तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप प्रशासनिक डिपार्टमेंट झगड़े नहीं कर सकते, आप कानून से चलिए। आपका काम यही है, प्यार से सर प्लीज़, सर गरीब आदमी, सर को वो कर दीजिए। देखना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2, 3, 4 महीने के अंदर वो अधिकारी आपका काम करके देगा, खुशी से करके देगा। तो आपको इतना अच्छा लगा हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी ना, खुद ही बोले अच्छा सर मैं करता हूँ, चलो आप अगली तारीख पे जो कर देता हूँ मैं, 100% हो जाएगा। सिर्फ आपकी एक्टिविटी क्या है ये आपको डिसाइड करना है। करप्शन तो बहुत है, आपको मालूम है, 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख ये एजेंट जो बैठे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहे सब कुछ हो जाते, बहुत सारी करप्शन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो। अगर आप पात्रता के लिए भाग रहे हो, अगर आप पात्रता के लिए भाग रहे हो तो आपको मालूम है, आप वहाँ जाओगे सर वहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं करता है, मत खड़ा होने दीजिए। लेकिन आप जाइए, आपका काम है, आपको कोई वहाँ भगा नहीं सकता है। आप जाइए, मिलिए, 1 मिनट की मिलिए, 2 मिनट, हफ्ते में 2 दिन मिलिए, वो भी विदाउट फेल। हाँ सर, विदाउट फेल। भले मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप शुक्रवार को जा रहे हो तो शुक्रवार को जाओ, किसी भी दिन हफ्ते में 2 दिन उनसे टचअप बोलिए। सर नहीं है, इंतजार कीजिए खड़ा होकर 5 मिनट, आधा घंटा। सर बिजी है, काम कर रहे हो, इंतजार कीजिए उनके सामने खड़े होकर, बात करिए खाली 1 मिनट, सर प्लीज। देखिए आपका काम नहीं हुआ ना, ये मंत्र जो मैं दे रहा हूँ ये अपनाइए, ये अपनाइए, 100% होगा। लेकिन डबल वे पे चल के। एक वे तो ये है कि आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, दूसरी वे ये है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है ना, तो 1 महीने के बाद एक आरटीआई डालिए।
आरटीआई में पूछिए कि भैया ये जो 16(5) का जीआर के हिसाब से मैंने अपने पात्रता के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई उसकी मेरे को डिटेल दीजिए अभी तक की। आरटीआई फाइल करके लीजिए डबल वे पे होगा का आपका काम होगा, फाइल आपके ऊपर आएगी। क्योंकि जब आरटीआई में जाएंगे 3 दिन में को रिपोर्ट देना है और रिपोर्ट के लिए फाइल को ऊपर लाना पड़ेगा। फाइल को ऊपर लाना पड़ेगा, फाइल जब ऊपर आएगी तो इनको एक्टिविटी क्या हुई बताना पड़ेगा। अब ये तो नहीं लिखेंगे ना कि भाई हमने फाइल दबा के रखा हुआ है, वो तो बोलेंगे ना आपका प्रोसीजर चालू है। तो भाई प्रोसीजर कॉपी तो क्या चालू है मुझे मालूम पड़े ना, आपने वेरिफिकेशन किया है नहीं किया है, ये तरीका होता है दोस्त। अगर आपका वेरिफिकेशन उन्होंने कर दिया लाइट बिल वगैरह तो अब आपका मैटर तो ख़त्म हो गया, भाई दीजिए सप्लीमेंट्री बनाइए पात्रता कीजिए। तो ये तरीका होते, इस पे चलिए सर। मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ धांधलीबाजी भीड़ मत लगाइए, सिर्फ 2 मिनट खाली खड़े रहिए अधिकारी के सामने बस, लेकिन हफ्ते में 2 दिन देखिए आपका काम होता है कि नहीं। 100% वो अधिकारी करके देगा और अपनी खुशी से करके देगा। मैं जो बोल रहा हूँ पत्थर की लकीर है कि जो भी व्यक्ति अपनी खुद की पात्रता कराया ना उससे पूछिए वो भी यही सुझाव देगा, क्योंकि उनकी भी वही चीज़ें। हम वहाँ पे जाते तो कोई अधिकारी आ जाता ऐसे नहीं पहचान जाता है। स्टार्टिंग में तो हमको भी झटक देते हैं नए आदमी को, अधिकारी को है अगर उसकी पहचान नहीं तो। लेकिन जब हम रोज़ मिलते रहते तो बाद में ठीक है फेसबुल फिर मालूम पड़ता है अरे भाई नहीं ये तो ये है भाई वो तो है, तो पहचान होती है। तो उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये नीति अपनाइए। दूसरी बात ये है कि जिस भी व्यक्ति का सर्वे पावती अगर डिपार्टमेंट बोलता है सर्वे पावती नहीं मिल रही है, सर्वे पावती नहीं मिल रही है, वो जहाँ कंप्लेंट अथॉरिटी बांद्रा में है तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाइए कि भाई सर्वे पावती मेरे पास मौजूद है लेकिन हमारे कंप्लेंट अथॉरिटी कहते हैं कि हमारी पावती उनके पास नहीं है। तो कहाँ गई पावती? तो महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अंदर उसमें एक एफआईआर कराइए उस अधिकारी के ऊपर कि आपने ये जो पब्लिक का डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ गए। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ जब आप शुरुआत करेंगे तो बहुतों का फ़ायदा होगा। आपका अधिकार है, वो डॉक्यूमेंट आपके हैं, तो आगे डिपार्टमेंट गए कहाँ, ये शुरुआत कीजिए दोस्तों। मैं हर उस व्यक्ति से करूँगा जिसने यहाँ पे लिख के दिया है कि आपकी पावती जो सर्वे का रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रेस्ड नहीं हो रहा है, फाइंड आउट नहीं हो रहा है, पावती मिल नहीं रही है नंबर की, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करे, पुलिस स्टेशन में करे, कंप्लेंट अथॉरिटी को करे, कलेक्टर को करे, सबको कंप्लेंट फाइल करे। देखिए अगर यहाँ पे पूरे मुंबई में अगर 1000 लोगों ने कंप्लेंट फाइल कर दिया ना, सब पावतियाँ बाहर आ जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, सब पावतियाँ बाहर आ जाएगी, पात्रता आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है ये सर्वे पावती का, सबसे बड़ा करप्शन ये सर्वे पावतियों के नाम पे गेम खेला जा रहा है वहाँ पे, यही सबसे बड़ा करप्शन है। तो दोस्तों इसको समझिए, पात्रता कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है मैंने बताया। किसी को पैसे मत दीजिए, किसी को पैसे मत दीजिए। आपको जोड़ पत्र 3 और 4 भरना है, नहीं समझ में आ रहा है हमारे वीडियो की लिंक में जाइए, वहाँ पे जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे भरें पूरा डिटेल दिया है, जोड़ पत्र 3-4 कैसे भरना है। और आपको ये समझ नहीं आ रहा है आपका कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है, तो आप हमारे लिंक पे जाइए, वीडियो देखिए एनेक्चर 2 कौन बनाता है, तो उसमें आप कंप्लेंट अथॉरिटी समझ जाएंगे। एकदम क्लियर कट भाषा, सिंपल भाषा में समझाया गया है। तो दोस्तों ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये आपकी सेवा के लिए है, आप उसमें देखिए, बहुत कुछ समझ लें, लेकिन आज की वीडियो से कुछ तो सीख लीजिए। किसी को 1 रुपया नहीं देना है दोस्तों, ये मुहिम बनाइए करप्शन फ्री महाराष्ट्र, नहीं देना है। हर हफ्ते जाइए, काम करिए, क्योंकि वो अधिकारी आपको भगाए तो नहीं सकता है, वो अधिकारी पुलिस तो नहीं बुला सकता है, पुलिस बुलाएगा तो वो फंसेगा कि भाई मैं तो यहाँ आया हूँ, मेरा काम नहीं है, वो इतना डाला हूँ पूछने के लिए क्या हुआ, तो पुलिस बुला रहे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसके लिए आप पोलाइटली शांति से सिर्फ अपना काम कीजिए, आपका काम होगा। आपकी अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपना काम, दूसरे के भरोसे मत बैठिए दोस्तों।
अब ये मत बोलिए प्रदीप सिंह ठाकुर वो जागो इंडिया जागो चैनल बना रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ सर मेरी पात्रता करें। नहीं, आपकी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करूँगा कैसे करना है, क्या करना है। जोड़ पत्र 3 मैंने क्यों वीडियोस बनाई, जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे भरे, मुझे बताइए। आज तक हमारे चैनल की उत्पत्ति अभी नई उत्पत्ति, हम बच्चे हैं इसमें, लेकिन मुंबई में जितने चैनल्स चल रहे हैं सारे के बारे में कहीं इस चीज़ को इतनी गौर से बताया कि जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे भरे। कहीं ये बताया गया है कि इनेक्चुअल टू कौन बनाता है, आपका कंप्लेंट अथॉरिटी कौन होगा। आज तक लोग पूछते हैं कि हमारी कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है, लेकिन मैंने एक मंत्र बता दिया। कंप्लेंट अथॉरिटी जानना है, आपकी प्रॉपर्टी किसकी हो पता कर लो, आपको कंप्लेंट अथॉरिटी पता चल जाएगा। बताया था किसी ने? नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कंटिन्यू होगा, अगली बार लंबा हो रहा है। और मेरे एक दर्शक ने कहा है कि सर वीडियो शॉर्ट बनाइए और फास्ट बनाइए। दोस्तों मैं फास्ट बना के मैं रट्टनबाजी करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे वो चीज़ बताना है जो आपके दिमाग तक घुसे, आप समझे। खाली मैं यहाँ चिल्लाऊँ, कुत्ते सा भौंकूँ, निकल जाऊँ, मतलब नहीं होगा दोस्त। ऐसी वीडियो बना मैं रोज़ 4 वीडियो बना के डाल दूँ, मतलब नहीं। मैं वो वीडियो बना जो आप समझ सकें, जो आपके दिमाग की गहराई तक जाए कि हाँ यार ये सही बात है, ये काम अब कल से करेंगे, कोई नहीं चाहिए। अब हर हफ्ते में 2 दिन चल के सर को सैल्यूट मारेंगे, सर नमस्कार, सर नमस्कार, बस इतना ही करना है आपको। कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक दिन तो आपकी इतनी अच्छी पहचान हो जाएगी ना अधिकारी से, तो खुद ही बोले अरे सर आइए आइए, सर करता हूँ आपकी फाइल, अगले हफ्ते कर देता हूँ। 100% होगी सर। तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। आपका काम है, आपको करना है। आपको न मैं मदद कर सकता हूँ ना कोई। आप वकील भी करेंगे, वकील पैसा लेगा, एजेंट करेंगे, एजेंट पैसा लेगा। अगर आपको अपना काम खुद करवाना है, निःशुल्क करवाना है, सरकारी जो नियम के अनुसार करवाना है, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो की कंटिन्यूटी हम करेंगे कल, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को समझाने के लिए कि कैसे और क्या करना है। इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, जो लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसे लगी कमेंट भी लिखिएगा, लेकिन मेरा जो भी मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को याद रखिए। पात्रता कैसे करें ये याद रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।